नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था हमारे इंडिया में 1990s में 1919 में। आप सभी को पता है कि इंडिया ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग चलता था। ब्रिटिश रूल मींस जो रूल्स थे, जो लॉज थे, वो सभी ब्रिटेन के अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड किए जाते थे और वो इंडिया पे इम्प्लीमेंट किए जाते थे। सारी जो रूलिंग होती थी, जो शासन चलता था, वो ब्रिटेन का चलता था इंडिया के ऊपर। उसी दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ैसला लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। एक्चुअली जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो बॉडी है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट यानी कि संसद, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। जब भी कोई कानून या कभी भी कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले कोई भी बिल पेश किया जाता है, किसी या तो लोअर हाउस में पेश किया जाता है या अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। और संसद यानी पार्लियामेंट में तीनों शामिल होते हैं। तो लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर है इंडिया में कि कोई भी बिल, सबसे पहले बिल किसी एक हाउस में पेश किया जाता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, आइदर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। तो उसमें एक बिल एक हाउस से पास होता है, तब दूसरे हाउस में जाता है और दूसरे हाउस से भी अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। 1919 में जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का रूल था, जब ब्रिटिशर्स की रूलिंग हुआ करती थी, तो उस टाइम पे जो लॉ मेकिंग बॉडी थी वो थी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेचर था, ये एक बॉडी थी जो कि कानून बनाती थी। तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट को पास किया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश की रूलिंग थी इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो उस एक्ट ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, यहाँ पे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी थी कि अगर कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि होती है, ऐसे यानी सरकार के अगेंस्ट, जैसे उस टाइम पे आपको पता है कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती और चीटिंग के थ्रू और काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स अपना के और इंडिया के ऊपर अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब अपने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ के इंडिया के रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चल रहे थे कि इंडिया को फ्री किया जाए और इंडिया की जो रूलिंग है, जो गवर्नेंस है, वो इंडियन लोगों के हाथ में हो। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर लीड रोल है वो फेस ऑफ द, अगर आप कह सकते हैं कि कोई एक फेस, तो it was महात्मा गांधी who led many movements, who led basically freedom। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, काफ़ी सारे, बट उस टाइम पे इंडिया को महात्मा गांधी लीड कर रहे थे और काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। लोग काफ़ी सारे ऐसे कानून बनते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ करते थे उनके खिलाफ। उन प्रोटेस्ट को
उन प्रोटेस्ट को, उन एक्टिविटीज़ को जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे, यानी अगर गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, ऐसा काम कर रही है जो जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको उनके रिसोर्सेज को ले रहा है, या फिर उनका जो हार्ड वर्क है उनको उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्शंस लिए जाते थे। तो इस एक्ट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट 1990 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लाया गया, और इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, अगर कोई ऐसा होता है कि कोई ग्रुप या कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई इंसान या कोई कलेक्टिव एक प्रोटेस्ट करते हैं और लड़ाई करते हैं किसी या गवर्नमेंट की किसी चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करते हैं, और तो इसमें गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उनको ये पावर दे दी गई थी कि वो उन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर सकता है, वो उनको दबा सकता है। तो कैसे दबा सकता है, जैसे इतनी ज़्यादा पावर दी गई कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करते थे या जो भी भाषण बाजी हुआ करती थी, उन सभी को इन्होंने बैन कर दिया। और सबसे ज़्यादा एक जो ब्रूटल इनका जो एक ब्रूटल जो रूल था इस एक्ट के अंदर, जो एक ब्रूटल सबसे ज़्यादा ब्रूटल डिसीजन था, वो था कि प्रिजनर्स जो हमारे पॉलिटिकल, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बिना ट्रायल के, उनको बिना किसी मुकदमे के लड़े, उनको काफ़ी साल के लिए, उनको 2 साल के लिए उनको जेल के अंदर रखा जा सकता था। इसके तहत काफ़ी सारे जो लीडर्स थे इंडिया के, वो काफ़ी सारे लीडर्स जेल भी गए। तो ये बहुत ही काफ़ी ब्रूटल था। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अभी अगर आपको पता हो तो, कि अगर डिटेंशन होता है, कोई अरेस्ट होता है, तो सबसे पहले ट्रायल चलता है। ऐसा मैंडेटरी है कि 24 आवर्स के अंदर जो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश होना होता है। काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। तो इस केस में क्या था कि बिना किसी रीज़न के, बिना कोई सुविधा दिए, कि उनको लीगल प्रैक्टिशनर दिए हुए और कोई वकील दिए हुए, ईज़िली उनको 2 साल तक के लिए डिटेन किया जा सकता था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 1990s में जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव, ये एक अखबार की, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें ये बिल पास किया गया था और एक्ट बन गया था। ये इसको ब्लैक लॉ कहते हैं। ब्लैक लॉ क्योंकि किसी की फ्रीडम को 2 साल तक के लिए डिटेन करना, उनकी एक्टिविटीज़ को ब्लॉक कर देना और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उनके ऊपर एक्शंस लेना, तो इसलिए इसको बेसिकली ब्लैक लॉ या काला कानून कहा गया। अब आते हैं कि इसको रॉलेट एक्ट क्यों नाम दिया गया, इसको रॉलेट एक्ट क्यों कहा गया। क्योंकि जो ये एक्ट था, ये जो पूरा इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो ब्रिटेन के ही एक जज थे, एक लॉयर थे, एक इंग्लिश लॉयर, सिडनी आर्थर रॉलेट। आप इनको फ़ोटो में देख सकते हैं, ये हैं सिडनी आर्थर रॉलेट। और इनकी ही अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया था इस तरीके का कानून बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के डिसीजंस के ख़िलाफ़। इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे सर सिडनी आर्थर रॉलेट, और ये जज थे। और इन्होंने इसका जो ड्राफ्ट है वो रॉलेट कमेटी का इसको लीड किया था। और इन्होंने ये कमेटी बेसिकली बनाई ही गई थी कि रॉलेट कमेटी का जो पर्पस था वॉज टू इवेलुएट पॉलिटिकल टेररिज्म इन इंडिया। अगर आप इनका जो एम देखेंगे रॉलेट कमेटी का, वो ये था कि जो पॉलिटिकल टेररिज्म है इंडिया के अंदर, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल टेररिज्म इंडिया के अंदर। इन्होंने पॉलिटिकल टेररिज्म किस चीज़ को एड्रेस किया है, पॉलिटिकल टेररिज्म किस सिचुएशन के लिए इन्होंने किस चीज़ के लिए एड्रेस किया है, वो है जो इंडियंस जो अपने फ्रीडम के लिए इनके ख़िलाफ़ या इनकी किसी डिसीजंस के ख़िलाफ़, चूँकि आपको पता है इंडिया ब्रिटिशर्स का नहीं था,
ये ज़बरदस्ती और बाई बहुत डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इन्होंने इंडिया को के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाई। और अब इनको प्रोटेस्ट इनके ख़िलाफ़ जब स्टार्ट हुए कि इंडिया की जो गवर्नेंस है वो खुद दी जाए, और इनके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो इनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडियंस जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको इन्होंने पॉलिटिकल टेररिज्म यानी राजनीतिक आतंकवाद करार दिया। यानी कि कोई और किसी और देश में आके उस पर रूल करके, और अगर कोई अपने इनके एक्शंस के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है, लोग इनके ख़िलाफ़ इनकी जो ब्रूटैलिटी है, इनके जो ब्रूटल डिसीजंस हैं, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन का हो, चाहे वो किसी भी तरीके के शोषण का हो, उनके ख़िलाफ़ अगर खड़े होते हैं तो उसको इन्होंने जो है पॉलिटिकल टेररिज्म करार दिया था। कितना बैड वर्ड है ये। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे रॉलेट, जो कि जिन्होंने इसको ड्राफ्ट को तैयार किया था, सिडनी ऑर्थर रॉलेट, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। और रॉलेट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हुआ था और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट बना। अब रॉलेट एक्ट बनने के बाद जब रॉलेट एक्ट पास हो गया और इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया, और वो रॉलेट एक्ट पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे रूल कर रहे थे इंडिया को। तो एक सबसे ब्रूटल जो एक्शन था वो जनरल डायर ने किया। इस लॉ के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे कि आप ऐसे बिना किसी कारण के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और जो 2 साल के लिए जो 2 ईयर टर्म्स पे किसी को भी अंदर जेल के अंदर रखने का जो प्रोविज़न था, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था बिना किसी ट्रायल के। तो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए गए। तो लोग क्या प्रोटेस्ट में रैलीज़ वगैरह, जो अलग अलग शहरों में रैलीज़ वगैरह कराई जाने लगी प्रोटेस्ट के लिए, और रैलियाँ निकाली गई। और वर्कर्स जो थे रेलवे के, वो सभी स्ट्राइक पे चले गए। और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, अब सभी प्रोटेस्ट में अब सब शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन में जो तार वगैरह आते थे, पोस्ट वगैरह, और जो काफ़ी ज़्यादा जो उनके जो व्हीकल्स वगैरह थे वो ब्लॉक हो जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है नेशनल मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट चला था रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़, उसको क्लैम डाउन कर देंगे, उसको जो है उसको दबा देंगे। तो वो काफ़ी सारे लीडर्स इसमें अरेस्ट कर लिए गए। उसमें जो गांधी जी मेन थे, उनको दिल्ली जाने से रोक दिया गया। और जो पोस्ट ऑफिस थे, बैंक्स थे, और रेलवे स्टेशन थे, उनको सबको हटा दिया। उन पे लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट को देखते हुए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। और उस टाइम पे जनरल डायर, आप इनको फ़ोटो में देख सकते हैं, जनरल डायर, इन्होंने फिर कमान संभाली। और मार्शल लॉ बेसिकली ऐसा होता है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो जो आर्मीज़ होती हैं, आर्मी को जो पावर है वो आर्मी को हैंड ओवर कर दी जाती है। नहीं तो नॉर्मली पुलिस के द्वारा जो सारे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन किया जाता है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल पावर हो जाती है तो फिर आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो वही मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। और उस टाइम पे इंडिया का सबसे ब्लैक डे आया, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, या जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को देखा गया था। जलियांवाला बाग बेसिकली एक गार्डन था अमृतसर पंजाब में, जो कि आप देख सकते हैं मैप में है, जहाँ ब्लू कलर के एरो से लोकेट किया हुआ है। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर आता है, पंजाब। आजकल एक स्मारक बना हुआ है अमृतसर पंजाब में, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ पे।
और 13 अप्रैल को नॉर्मली बैसाखी के टाइम बैसाखी सिक्स का एक फेस्टिवल होता है जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था, उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो ये न्यूज़ वगैरह थी उस टाइम पे इतना पता नहीं लग पाई कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है। वहाँ पे जो बाग था, जो बाग का एरिया था तो उस बाग के एरिया को में केवल एक ही डोर था, तो उस डोर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसका एग्ज़िट जो था वो बंद कर दिया गया और लोगों के ऊपर खुलेआम गोलियां चलवा दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस रूथलेस मैसेकर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जान गंवाई। और इस लॉ के प्रोटेस्ट में जो भी खड़े थे वो इस प्रोटेस्ट को बंद करने का एक तरीका था, ये मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। और उसमें लोग अवेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है। और ऐसे में बिना किसी बात के एक फेस्टिवल के दिन जनरल डायर की गोलियों के शिकार हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत ही ज़्यादा एक भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डे था, जो कि जिसके आज भी आपको एविडेंस मिल जाएंगे। अगर आप जलियांवाला बाग में जाते हैं तो वो पूरा एक स्मारक बना दिया गया है, वहाँ पे कई सारी बुलेट्स के जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स के ऊपर बुलेट्स के आपको निशान दिख जाएंगे। और वहीं पे एक कुआं भी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था रूथलेस। ये थी आज का टॉपिक हमारा रॉलेट एक्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ भी इससे रिलेटेड समझना है, जानना है, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।